स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, पिछले 2 दिन से आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई और मेरे प्यारी बहनों, 2 दिन हो गए, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है, यानी कि ना तो वीडियो क्लास आगे जा रही है। तो ऐसा मत करो, जो भी आप सपोर्ट दिखा रहे थे जैसे बिल्कुल वैसे ही दिखाओ। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के होने वाले हैं, तो आपको तो फायदा होने ही वाला है। तो जो भी आपके चित परिचित हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कोई भाई बहन है, कजन है, तो उन तक भी आपको वीडियो को शेयर करना है और उनको बोलना है कि 1-2 क्लास आप ज्वाइन करें। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। और इसी बीच में आपको क्लास में कमेंट भी करना है कि भाई बता दिया करोगे कितने क्वेश्चन किए हैं, कैसा रहा आज का सेशन, सारी चीजें। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। किसी कच्चे माल का मूल्य 2 वर्षों में समान प्रतिशत से बढ़ता है। मूल्य 120 रुपए से बढ़कर 145.20 यानी 20 नहीं 2 शून्य हो जाता है। समान वार्षिक प्रतिशत वृद्धि क्या है। भाई कोई कच्चा माल है, पहले 120 हुआ करता था, 2 वर्षों में इतना हो गया है। तो हर वर्ष उसने बोला ना समान प्रतिशत से बढ़ता है। तो जब हर वर्ष समान प्रतिशत से बढ़ रहा है, प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार की वृद्धि को बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। यानी कि जैसा हम चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। यानी पहले मूल्य था क्या था भाई। पहले मूल्य था 120, अब मूल्य हो गया है 145.20 है ना। तो अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 1, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 शून्य आ जाएंगे, है ना। ये अनुपात है, इसको आपको अनुपात में बनाना है। उसके बाद क्या करना है, अगर देखा जाए कि हमें ये 100 परेशान कर रहा है, आपको इस 100 का गुणा दोनों साइड करा देना है ताकि ये एक लाइन में अनुपात बन जाए। ये लो, ठीक है ना। वैसे ये काम आप देखते देखते पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं। ये 100 इधर आ जाएगा, होगा क्या 100 से 100 कट जाएगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों साइड सीधा 100 का गुणा करा दो तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, है ना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ ताकि आप कभी भी इस टाइप की कोई संख्या आ जाए तो हटाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दशमलव हटाया, नीचे 100 और नीचे का 100 परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने दोनों साइड गुणा करा दिया। फायदा क्या हुआ, यहाँ आ गया अपना देखो 12,000 और यहाँ आ गया अपना 14,520 दशमलव हटाने के बाद। आप सीधा भी बोल सकते थे कि दोनों साइड हमने 100 का गुणा कराया तो यहाँ का दशमलव हट जाता, यहाँ 2 शून्य बढ़ जाते, शून्य से शून्य कट जाएगा। पूरी संख्या 12 से कट रही है, 12 एकम 12, 2 शून्य का 2 शून्य, यहाँ काटो 12 एकम 12 बच गया 2, 25, 12 दूनी 24 बच गया 1, 12 एकम 12। अब अगर ये 2 वर्षों में क्रमागत वृद्धि हुई है तो ये इसके जो अनुपात होंगे पहले का और बाद का, ये किसी ना किसी का वर्ग होंगे। दिख ही रहा है, ये है अपना 10 का वर्ग, ये है अपना 11 का वर्ग, क्योंकि ये 2 साल का मामला है और जहां 2 साल का मामला है वहां 2 की घात आती है, 3 का होता तो 3 की घात आती। अब हमें तो बतानी है दर। अरे तो भाई दर निकालना कौन सी बड़ी बात है, 10 से वृद्धि होके कितनी हो गई, मूल्य मतलब कितनी वृद्धि हुई, तो 10 से 1 की वृद्धि हुई। तो 1 की वृद्धि कितने से, 10 से, 1/10 का मतलब होता है 10%। जिन्हें नहीं आता है प्रतिशत बनाना, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, शून्य से शून्य गया, देखो आ गया 10%, है ना। तो 2 वर्षों की क्रमागत वृद्धि है तो ये जो अनुपात होंगे वो किसी न किसी का वर्ग होंगे, 3 की होती तो घन होते, है ना। चलिए, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। यह राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में ओवरटेक करती है, जो समान दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। यदि ट्रेन x मीटर लंबी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, पिछले साल के नोट्स में ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन के बैच में करा दिया, उसके पिछले में भी कराया था। तो बच्चों, जो भी हमारे ऑफलाइन बैचेस के बच्चे अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको वीडियो को रोक के इसका आंसर बताना है ना, ईमानदारी से, और कमेंट करके बताना है कि हाँ सर हमसे बन गया था।
और नहीं बना था तो ये तो भाई बहुत बुरी बात हो जाएगी कि आपको सिखाया भी है फिर भी अगर आपसे नहीं हो पाता है तो ये दिक्कत वाली बात है। तो अभी आपको ये गलतियां सुधार लेना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, चलिए। उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रही है, जाने दो। राजू और मधुर को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार ओवरटेक करती है, मतलब पार करती है, जो समान दिशा में जा रही है। ये राजू और मधुर जो है वो कहाँ जा रहे हैं, समान दिशा में, और समान दिशा में चालें क्या होती है, घटती है। अब हमें तो मालूम ही नहीं है ट्रेन की चाल क्या है, तो ये x क्या है, तो यदि ट्रेन x मीटर लंबी है, ये ट्रेन की लंबाई है, और हमसे x का मान पूछा है, मतलब हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी है। तो हमें पहले चाहिए ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल हमें कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी कि ट्रेन की चाल क्या है। तो यहाँ जो व्यक्ति है वह किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि जो ट्रेन की चाल है, जो ट्रेन की चाल है वह हमारी t किलोमीटर प्रति घंटे होगी। सर किलोमीटर प्रति घंटे क्यों, मीटर प्रति सेकंड क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ जो चाल आप देख रहे हैं यह है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर ये चाल मीटर प्रति सेकंड में होती तो आप जो टी किलोमीटर लिख रहे हैं आपको लिखना होता टी मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हैं ना, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हुआ क्या है कि ये जो व्यक्तियों को पार कर रही है ट्रेन, अपनी ये ट्रेन वह समान दिशा में जाके पार कर रही है, और समान दिशा में चालें क्या होती है, घटती है। तो समान दिशा में यानी कि ट्रेन जाएगी अपनी चाल से, ट्रेन की चाल हो गई टी, समान दिशा में इस व्यक्ति को पार किया होगा तो पहले इसकी चाल घटी होगी, t-2 इस स्पीड से पार किया होगा। और कितने सेकंड में पार कर गए हैं, पहले व्यक्ति को राज और मधुर को पार किया है। तो पहले व्यक्ति को राज, उनकी चाल भी दी है 2 और 4, तो पहले व्यक्ति को पार किया है 9 सेकंड में। अब हमारी चाल तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे, दौड़ाना हमें 9 सेकंड है, तो हमें चाल को बदलना पड़ेगा, यानी कि हमें इसमें गुणा कराना पड़ेगा 5/18 का। इतनी बात समझे कि नहीं? ट्रेन की चाल है t किलोमीटर प्रति घंटे, व्यक्तियों की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। समान दिशा में जब दो चीजें चलती हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं। तो ट्रेन में से व्यक्ति की चाल घट गई, जो भी आया किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगा, उसको बदलना पड़ेगा 5/18 से गुणा करके। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि इसको दौड़ाना है 9 सेकंड, तो 1 सेकंड में इतना चलेंगे और चले हैं 9 सेकंड, तो गुणा 9 बराबर उसी ट्रेन ने, इसलिए बराबर दूसरे व्यक्ति को भी पार किया है, यानी कि ट्रेन की चाल तो वही है क्योंकि ट्रेन वही की वही है। उस व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, गुणा कराओगे 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड बन गया। 1 सेकंड में इतना मीटर जा रहा है और उसको पार कर गए थे 10 सेकंड में, तो गुणा कराओगे 10। 1 सेकंड में इतना तो 10 में कितना, गुणा 10। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब होगा क्या, जो आपसे कटता है आपको काट लेना है, अगली लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। 5/18 से 5/18 गया, 9 का इसमें गुणा कराओगे 9t आ जाएगा यहाँ पे, और 9 दूनी हो गया 18 बराबर 10 का गुणा कराओगे तो आ गया देखो 10t, और कितना आ गया 10 चौके 40। पक्षांतर आता ही होगा, जैसे मान के चलो 10t, इस 9t को बड़ी संख्या के पास ले जाओ, 10t के पास जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा t, 10t में से 9t गया, 1t बचा, मतलब t। ऋण का 40 इस साइड आएगा, धन 40 बन जाएगा, धन 40 में से ऋण 18 जाएगा तो सिर्फ 22 बचेगा, वो भी धन का, क्योंकि धन की संख्या बड़ी हो जाएगी। ऋण 40 इस साइड लाओगे, हो गया धन 40, धन 40 में से ऋण 18 गया तो 22, टी की वैल्यू आ गई 22। टी क्या था, टी था टी किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ट्रेन की चाल आ गई है 22 किलोमीटर प्रति घंटे। कई बार आपसे चाल पूछता है तो एक आंसर तो ये है। हमसे पूछा है ट्रेन x मीटर लंबी है, x का मान बताइए। ट्रेन क्या है, ट्रेन क्या है, x मीटर लंबी है, तो भाई x का मान पूछा है मतलब ट्रेन की लंबाई पूछी है। और ट्रेन की लंबाई कैसे निकालोगे, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंबे को, सिग्नल पोस्ट को पार करती है, छोटी मोटी कोई भी वस्तु पार करती है, तो ट्रेन पार करती है खुद की लंबाई। दोनों साइड में से कहीं से भी बता सकते हो, जैसे आपकी इच्छा यहाँ से है तो यहाँ से बताओ। टी की वैल्यू है देखो 22, समान दिशा में 2 घट गया होगा, यानी ट्रेन चली है देखो 20 से किलोमीटर प्रति घंटे, बदलना पड़ेगा 5/18 क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे है। 1 सेकंड में इतना, दौड़ाना है 9 सेकंड, सिर्फ 9 सेकंड दौड़ा दो, 9 1 9 दूनी 18, 2 से जाएगा अपना ये 10 बार, 10 पंचे 50, यानी कि ट्रेन की लंबाई है 50 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, सीख लो, जब भी आएगा
जलवा आपका होगा, है ना। चलिए, तो आंसर है 50। चलिए, एक कमरे के आयाम 1650 सेंटीमीटर, 1350 सेंटीमीटर और 950 सेंटीमीटर है। आयाम मतलब उनकी भुजाएं बता रहे हैं। एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी, 3 चीजें लिखी है ना। तो आयाम मतलब आयतन की बात हो रही है, कमरे के बारे में बात हो रही है। सबसे लंबे टेप का आकार क्या होना चाहिए जिससे तीनों आयामों को ठीक ठीक मापा जा सके। अब बच्चे सोचेंगे कि यार ये क्या मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, चलो आयतन निकाल देते हैं। अरे पूछे ही नहीं, उसने ये पूछा है कि ये है लंबाई 1650 है, 1350 है और 900 है। सबसे लंबे टेप का आकार क्या होना चाहिए, वह सबसे लंबा टेप बताओ जो इन तीनों को ठीक से माप सके। तो सबसे लंबे, अधिकतम, सबसे ज्यादा, इस तरीके से पूछ रहा है। तो ये तरीका होता है एचसीएफ का, यानी आपसे पूछ रहा है इनका एचसीएफ। और एचसीएफ मतलब वह बड़े से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे, जो इन तीनों को काट दे, कैंसिल कर दे। तो जैसे मान के चलो 300 में कितने शून्य हैं, 2। तो 300 उसी को काटेगा जिसके लास्ट में 2 जीरो हैं। इसमें तो है लेकिन इसमें 2 जीरो नहीं है, मतलब इसको नहीं काटेगा। देखो, तो ये 300 से भी नहीं कट रहे हैं ये सभी, और 200 से भी नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, ये उन्हीं को काटेंगे जिसके लास्ट में 2 जीरो से 2 जीरो करने चाहिए ना। तो यहाँ तो कटेगा लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब बचा या तो 250 है या तो 150 है। क्या 250, इसमें ये देखो 9 है, 9 किससे कटता है, 9 3 से कटता है, 9 से कटता है, कटता है ना। क्या ये 3 से कट रहा है, 5 2 7, नहीं कट रहा है। तो बचा एक ही ऑप्शन, 5 और 1 6, 6 देखो 3 से, ये संख्या 3 से कट रही है तो ये संख्या भी 3 से कटेंगी। तो हमें चाहिए था इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ हमने बता दिया किससे, ऑप्शन से, वह बड़े से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे। तो हमने कहा क्या 300 काटेगा, तो नहीं काटेगा। 200 काटेगा, नहीं। 250, 250 क्यों नहीं काट रहा, क्योंकि ये कट रही है 5 3 8 और 1 9 से। तो इनको जो भी काटेगा वही भी 3 का गुणज होना चाहिए। है क्या ये 3 का गुणज, नहीं है। आ रही ना बात समझ में, ये है देखो 3 का गुणज। तो उस हिसाब से आंसर हुआ 150। चलिए, 8 पारियों में एक क्रिकेटर के औसत रन जो है वह 68 है। 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए। तो भाई 8 पारी हो गई, 8 पारियों का औसत चल रहा है 68। अगर इस व्यक्ति ने 9वीं पारी में 68 ही रन बनाए होते तो ना औसत बढ़ता ना घटता। ये औसत का कॉन्सेप्ट है। अगर हर पारी का औसत 68 है, 68 ही रन अगले औसत में, अगली पारी में बनाओगे तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। 68 से कम बनाओगे औसत घट जाएगा, 68 से ज्यादा बनाओगे औसत बढ़ जाएगा। तो उसने 68 नहीं बनाए, उसने बनाए हैं 9वीं पारी में 220 रन बनाए और इसने 68 से ज्यादा बना दिए, यानी कि अब औसत बढ़ेगा। तो औसत बढ़ेगा कितने से, तो 68 से 220 कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है अपना 152। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5 और 1 का 1, तो 152 ज्यादा है, मतलब 152 से औसत बढ़ जाएगा। 152 की वृद्धि होगी औसत में, औसत मतलब हर एक में। तो 8 पारी नहीं है, अब पारियां हो गई हैं 9, क्योंकि 9वीं पारी हमने शामिल कर ली। तो 9वीं पारियों में, 9 पारियों में इसकी वृद्धि होगी। 9 से आपको इसे काट देना है। तो 9 एकम 9 हो गया, कितने बच गए 6, यानी कि 62। तो 62 मतलब 9 7 63, लगभग लगभग 17 के पास है तो 62। तो 9 6 54 होगा, तो 16 दशमलव कुछ कुछ आएगा। अगर 62 की जगह यहाँ पे 63 होता तो 9 7 63 होते, यानी कि हम 17 के ज्यादा करीब हैं। उसका औसत इसको निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कितना बढ़ गया, तो कितनी वृद्धि हो गई। तो उसने पूछा लगभग कितनी वृद्धि होगी, 16 दशमलव कुछ कुछ की वृद्धि होगी। तो हमसे लगभग लगभग ही तो पूछा है, 16 नहीं, 16 के लगभग, यानी कि कहाँ 17। 9 7 63 होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो 63 हो जाता ना। तो 16 दशमलव कुछ कुछ आएगा, समथिंग में पूछा है तो समथिंग 17 की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, तो आंसर है 17, यही हमसे पूछा है कितना बढ़ गया। चलिए, एक शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति रह सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, वीडियो को रोक के कर सकते हैं तो करो।
चलिए, शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 वर्ग मीटर जगह और सांस लेने के लिए 20 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है। अब ये क्वेश्चन वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था, यानी कि सिर्फ रट के गया है उसके बस की बात तो है नहीं। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता, क्या है क्षेत्रफल, कहाँ काम आता है, ये घन मीटर कहाँ काम आता है। घन मीटर लगा है मतलब बात हो रही है आयतन की। आयतन की इस कमरे में कितनी जगह है, कैसे पता चलेगा भाई, नीचे ऊपर सब। इसमें अगर हम बिल्कुल एक के ऊपर एक कोई चीज रख रहे हैं, कोई कार्टून अगर अपन बिल्कुल पैक कर रहे हैं तो उसकी क्षमता क्या है, क्षमता को बोलते हैं आयतन, और आयतन को बताते हैं घन मीटर या घन सेंटीमीटर, जो भी उसकी इकाई है। तो सबसे पहले आप देखो ये कि भाई शंकु होता कैसा है। ये है भाई शंकु, कहाँ बना दे, यही बना दे रहे लोग। इस तरीके से होता है शंकु। शंकु का हमें आयतन दे रखा है। आप कहोगे कहाँ दे रखा है सर, देखो समझना पड़ेगा आपको। ये लिखा है आयतन, देखो कि सांस लेने के लिए 20 घन मीटर हवा की आवश्यकता है। कितने व्यक्ति को, एक व्यक्ति को। तो व्यक्ति कितने हैं, 12 घन मीटर, मतलब एक व्यक्ति को 20 घन मीटर का आयतन चाहिए। तो 12 व्यक्ति को कितना चाहिए, 12 व्यक्ति को चाहिए 12 गुणा 20। ये क्या है हमारा, यही तो आयतन है। और आयतन होता क्या है, किसी भी आकृति का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। आधार पे क्या बना है, आधार पे बना है वृत्त, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा क्या, एच। और जो भी इस तरीके से नुकीला, इस तरीके से आकृति बने ऊपर की ओर, उसके आयतन के आगे हमेशा जोड़ देना 1/3। ये क्या है, ये है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आयतन होता है। ये बात जिसको मालूम है वही क्वेश्चन को बना पाएगा। तो हर एक व्यक्ति को बैठने के लिए 5 वर्ग मीटर की जगह चाहिए। वर्ग मीटर में जो लिखा होता है वह क्षेत्रफल होता है। तो एक व्यक्ति का क्षेत्रफल 5 है और ऐसे कितने लोग हैं, 12। तो 12 पंचे 60, ये क्या है क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर की जगह पे आपको लिखना है 60 गुणा एच मालूम नहीं। और शंकु, इस तरीके की कोई भी आकृति देखो उसके आगे जोड़ते हैं 1/3 उसके आयतन में, 3 से जाएगा अपना ये देखो 20 बार। और बराबर क्या दे रखा है, आयतन। कहाँ, एक व्यक्ति को 20 घन मीटर की हवा की आवश्यकता है और ऐसे कितने लोग हैं, 12, इसलिए लिखा है देखो 12 गुणा 20। जो घन मीटर में है वो आयतन है। एक व्यक्ति के लिए 20 घन मीटर आयतन की जरूरत है और 12 व्यक्ति हैं। 20 से 20 कट जाएगा, एच हमारा आ गया कितना, 12 मीटर। तो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल उसने दिया है कि एक व्यक्ति को 5 वर्ग मीटर चाहिए और ऐसे कितने हैं, एक व्यक्ति को 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल चाहिए। 12 व्यक्ति हैं, 5 गुणा 12, 12 पंचे 60 वर्ग मीटर। आधार का क्षेत्रफल मैंने लिख दिया, यानी पाई आर स्क्वायर की जगह आएगा गुणा एच। और ये 1/3 क्या है भाई, नियम है। नियम है, कैसा नियम है सर, आप तो ये समझ लो कि बेलन का जब 1/3 हिस्सा करते हैं तब शंकु बनता है, उस हिसाब से मैंने लगा दिया आगे 1/3। ठीक है ना, काटा पीटी करोगे, ये आयतन है, ऊंचाई आ गई 12 मीटर। चलिए, दो व्यापारियों में से प्रत्येक एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचता है। यदि व्यापारी ए, ये है व्यापारी ए, अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, जबकि व्यापारी बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। दो व्यापारी हैं, एक तो अपना ए है और एक बी है। वे दोनों 25% का लाभ प्राप्त करते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। इसको भी लाभ हुआ है 25%, मतलब 1/4। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और वह फर्क ये है कि पहला जो व्यक्ति है यानी कि ए, ये लाभ की गणना करता है क्रय मूल्य के आधार पर। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आ जाते हैं कई बार अच्छे प्रश्न। तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है जब, तो नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होती है। और अगर लाभ हानि की गणना वैसे तो नहीं होती है विक्रय मूल्य पर, लेकिन किसी की इच्छा है कि भाई मुझे करना है, अगर लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर हो रही है तो नीचे वाली संख्या विक्रय मूल्य है। पहला केस देखते हैं, अगर 4 क्रय मूल्य है, क्योंकि इसने क्रय मूल्य पर की थी गणना, क्रय मूल्य के आधार पर, आधार मतलब नीचे, आधार कहाँ होता है नीचे, इसलिए नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य है।
4 है क्रय मूल्य, 1 का अगर उसे लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसने वस्तु को बेचा था, 4 की वस्तु 1 के लाभ पर 5 बार, यहाँ विक्रय मूल्य है 5, यानी कि उनके हिसाब से विक्रय मूल्य है 1000, क्योंकि दोनों ने 1-1000 में बेचा है, अपने हिसाब से है 5, चाहिए क्या, 4 की वैल्यू यानी क्रय मूल्य निकाल लो, ठीक है ना। तो 5 हो गया कितना, 5 दूनी 10, 2 शून्य का 2 शून्य, 2 चौके 800, 2 चौके कितना 800। भाई हमें बताना क्या है, अरे हमें बताना है व्यापारी बी द्वारा अर्जित लाभ व्यापारी ए के द्वारा कितना अधिक है, तो हमें लाभ निकालना है, क्रय मूल्य क्यों निकालेंगे हम, लाभ पूछा है, तो इसका लाभ कितना है 1, यानी 200 एकम 200, इसका लाभ है 200, ठीक है ना। अब उसने कहा हमें यहाँ 25% 1/4, ये विक्रय मूल्य पर गणना करता है, तो ये 4 क्या है, 4 है विक्रय मूल्य, 4 की वस्तु 4 रुपए में बेची, 1 का लाभ कमाया, मतलब वस्तु को खरीदा था कितने में, 3 में, वस्तु को खरीदा था कितने में, 3 में, उनके हिसाब से कितने में बेचा है, इसने भी 1000 में बेचा था, अपने हिसाब से 4 में, चाहिए क्या है, लाभ ही निकाल लो, क्योंकि लाभ का अंतर ही तो बताना है, 4 से जाएगा ये 4 25 100, यानी कि इसने बेचा है वस्तु को, इसको लाभ हुआ है 250 का, इसको लाभ हुआ है 200 का, व्यापारी बी द्वारा अर्जित लाभ ए के लाभ से कितना अधिक है, अरे भाई इसको 250 इसको 200 कितना अधिक है 50, ये आप इसे बता सकते थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि लाभ हानि की गणना किस पर होती है, वैसे तो क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन किसी की इच्छा है कि भाई हम विक्रय मूल्य पर करेंगे, तो नीचे वाली संख्या को आप बोल सकते हो विक्रय मूल्य, सिर्फ लाभ का अंतर पूछा था आपसे, देखो बी द्वारा अर्जित लाभ व्यापारी ए द्वारा लाभ से कितना अधिक है, तो 50 अधिक है, दोनों का लाभ आप निकाल के बता सकते थे, ठीक है ना। चलिए, एक दुकानदार 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदता है, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट जाते हैं, मतलब ये तो नुकसान हो गया उसका, वह शेष अंडे 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे भाई 12 अंडे टूट जाते हैं, इसका मतलब है 1 दर्जन अंडे खराब हो गए, खरीद के कितना लाया था, 10 दर्जन अंडे लाया था, और 5 रुपए प्रति अंडे की दर से लाया है, प्रति मतलब 1, तो 10 दर्जन, 1 दर्जन में कितना, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो 10 दर्जन मतलब 12 ही धाम 120 अंडे है, और एक अंडे की कीमत क्या है 5, एक अंडे की कीमत क्या है 5 रुपए, तो ये अंडे उसको पड़े थे 600 रुपए के, 600 रुपए मिलाया था, 1 दर्जन अंडे, 12 अंडे मतलब 1 दर्जन, 1 दर्जन अंडे खराब हो गए उसके, तो उसके पास कितने बचे भाई, 9 दर्जन बचे, यानी कि इसमें से ही 12 घटा दो, अब उसके पास अंडे जो बचे हैं, उसके पास अंडे बचे हैं 108, क्योंकि 12 तो फूट गए, अब 6 के हिसाब से बेच दिया है, ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य हो गया, तो 108 से 100 गुणा 600, 600 8 48, यानी कि 648 में उसने वस्तु को बेच दिया। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए, कितने का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ है 48 का, 48 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर, 600 पर, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का किसी भी भिन्न को। अब बताओ लाभ की गणना किस पर होती है, 48 का लाभ, लाभ की गणना किस पर होती है, तो हमेशा होती है क्रय मूल्य पर, जब कहे विक्रय मूल्य पर तब कर देना, वैसे नहीं बोलता है, तो नीचे लिखना है क्रय मूल्य, 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 6 से जाएगा अपना ये 8 बार, आंसर आ गया है 8%, ठीक है ना। चलिए ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी पिछले साल का क्वेश्चन है, एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 10 पुरुषों या 15 महिलाओं की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले तो आप पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमता निकाल लो, 10 पुरुष, 10 पुरुष, पुरुष यानी कि मेल, 10 मेल कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, या फिर आप करा लो 15 महिलाओं, महिलाओं यानी कि फीमेल से, है ना, कितने दिन में करेंगी, ये भी कर देंगी 8 दिन में, ऐसा ही तो लिखा है 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो भाई सबसे पहले कार्य क्षमता निकालो, कार्य क्षमता निकालना बहुत आसान है, यहाँ पे 8 से 8 जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 या 15, तो देखो एम एफ आएगा अपना ये नीचे, क्योंकि यहाँ गुणा में है, बराबर, सामने क्या बचा है, यहाँ बच गया 3, ये 2 गुणा में है, पक्षांतर करोगे नीचे जाएगा, एम यानी कि मेल की क्षमता है 3 और फीमेल की क्षमता है 2, पुरुषों की क्षमता है 3 और महिलाओं की क्षमता है 2,
यदि उस कार्य को, किस कार्य को, जो ये लोग करते थे, तो पहले आपको चाहिए कुल कार्य। यदि उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए X पुरुषों और Y महिलाओं की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो भाई ये समीकरण बताना है आपको कौन सा सही है। तो पहले तो आप ये मालूम करो कि टोटल वर्क कितना है, तो दोनों में से कहीं से भी करा सकते हो। उसने कहा है या तो आप 10 पुरुषों से करा लो या 15 महिलाओं से। तो टोटल वर्क अगर निकालेंगे, कुल कार्य अगर निकालेंगे, तो 10 पुरुष, हर एक पुरुष की क्षमता यानी मेल की क्षमता है 3, और कितने दिन में होगा, 8 दिन में। ये है कुल कार्य। यही कार्य हमें करना है कितने दिनों में, यही कार्य हमें करना है 12 दिनों में। मतलब क्षमता कितनी होनी चाहिए, 12 दिनों में इतना काम करोगे, 12 दिनों में इतना काम करोगे तो क्षमता क्या होनी चाहिए, देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट जाएगा, 10 दूनी 20, यानी क्षमता होनी चाहिए 20। किनकी, पुरुषों की और महिलाओं की, दोनों के मिला के क्षमता 20 आनी चाहिए, जब तो काम 12 दिनों में होगा। तो आप क्या समीकरण बनाओगे, उसने कहा है कि X पुरुष और Y महिलाएं। अगर X पुरुष आएंगे और Y महिलाएं और मिलके अगर कराना है काम, मिलके कराना है, तो पुरुषों की क्षमता है 3 यानी कि 3X, और महिलाओं की क्षमता है 2 यानी कि 2Y। तो दोनों मिलके दोनों की क्षमता होनी चाहिए 20, दोनों की क्षमता होनी चाहिए 20। कहां से आई सर क्षमता, यहां से आई ना, क्योंकि 12 दिन में आपको इतना काम कराना है। तो दोनों की मिला के क्षमता, पुरुष और महिला, देखो यदि उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए इतने पुरुष और महिला है, मतलब पुरुष और महिला की कुल क्षमता है 20। तो यही बात हमने इसे समीकरण में लिख के बताई कि अगर X पुरुष है और Y महिलाएं हैं, तो पुरुषों की क्षमता है 3 और महिलाओं की क्षमता है 2, दोनों को मिला दोगे तो 3x धन 2y बराबर 20। इस तरीके की बात होनी चाहिए, यानी समीकरण यही बनेगा, ये पुरुष है ये महिला, दोनों की क्षमता है 20। कहाँ लिखा है, पहले ही ऑप्शन में लिखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आज मैंने आपको यहाँ आपको सिखा दिया। चलिए, हाँ, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करने की योजना बना रहा है, जिसमें से कुछ दूरी है पैदल और कुछ साइकिल से तय करेगा। उसकी पैदल चलने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल चलाने की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह पैदल कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा। अगर कर सकते हो तो वीडियो को रोक के कर लो, ठीक है ना। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर भाई मैं तो आपको सिखा ही रहा हूं, है ना। चलिए, तो देखो हमें 2 प्रकार की चाल दी है। उसने बताया है कि पैदल और कैसे जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। तो उसने बताया है कि पैदल जा रहे हैं जब, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, और जब साइकिल से जा रहे हैं तो 12 से जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो भाई 2 प्रकार की कैटेगरी है, एक बार पैदल, एक बार पैदल और एक बार साइकिल से। तो 2 कैटेगरी हो गई। बीच में लिखना है इनका एवरेज। एवरेज कहां से आएगा, यहां से आएगा। उसने कहा ना कि 6 घंटे में कितना जाना है, 60 किलोमीटर। अब कुछ साइकिल से गया है, कुछ पैदल गया है, तो ओवरऑल स्पीड, एवरेज स्पीड देखी जाए 6 घंटे में 60 किलोमीटर, तो हर घंटे कितना चलेगा, हर घंटे यानी एवरेज मतलब हर एक की वैल्यू 6 घंटे से, तो 1 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बीच में लिखना है 10। एक बार गया है 6 की चाल से, एक 12 की चाल से, दोनों की चालों को मिश्रण बनाया गया, मिला के देखा गया, ओवरऑल स्पीड देखी गई, एवरेज स्पीड देखी गई, तो वह स्पीड निकल के आई 10। तो यहाँ बीच में एवरेज लिखते हैं और लग जाता है अपना प्यारा सा एलिगेशन। तो 10 और 12 का गैप हो गया अपना, देखो 2, यहाँ गैप हो गया 10 और 6 का गैप हो गया 4, कटता है काट लो, 2 एकम 2 दूनी 4। सर ये 1:2 आ तो गया, लेकिन है किस चीज का, तो ये है समय का। किसका अनुपात है, समय का। सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि समय का है, कभी क्रय मूल्य का हो जाता है, कभी समय का हो जाता है, सही बात है। अरे भाई तो बताओ क्या लिखा है, ये चाल, ये क्या लिखा है, चाल। चाल की गणना किसके आधार पर होती है, देखो इसी में लिखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब बटे, तो बटे किसके आधार पर चाल निकलती है, समय के आधार पर। लाभ हानि की गणना किसके आधार पर होती है, बटे में क्या लिखते हो, क्रय मूल्य, इसलिए नीचे निकल के आता है क्रय मूल्य का अनुपात।
साधारण ब्याज की गणना किस पर करते हो? मूलधन। तो जब यहाँ दर लिखोगे तो यहाँ निकल के आएगा मूलधन का अनुपात। ठीक उसी प्रकार से जब आप यहाँ पे चाल लिखते हैं तो चाल की गणना किसके आधार पर होती है? समय के आधार पर। बटे में किससे भाग कराते हो? समय से। 60 किलोमीटर 6 घंटे, 6 घंटे क्या है? समय ही तो है। तो जिससे भाग कराते हैं यहाँ अनुपात उसी का निकल के आता है, यानी कि यहाँ निकल के आएगा समय का। तो 6 से गया है 1 घंटे और 12 की चाल से गया है 2 घंटे, तो ओवरऑल समय लेगा ये 3 घंटे। ओवरऑल समय लेगा 3 घंटे। उनके हिसाब से कुल कितना समय लिया है? 6। हमारे हिसाब से कुल कितने घंटे लिया है? 3। क्या चाहिए है? वह पैदल कितनी दूर गया? तो दूरी नहीं, पहले समय निकालो। वह पैदल गया है 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यानी कि पैदल गया है 2 घंटे। और पैदल चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने घंटे गया है? 2, तो 6 दूनी 12, यानी पैदल गया है 12 किलोमीटर। पैदल गया है 12 किलोमीटर। यहां से निकाल लिया हमने समय कि पैदल गया है 2 घंटे और 6 की चाल से जाएगा तो 6 दूनी 12 किलोमीटर जाएगा। ठीक है ना? अगर साइकिल का पूछते तो 2 दूनी 4, यानी 4 घंटे इससे चला है। किससे? साइकिल से। 4 घंटे दौड़ा देते, 12 चौके 48 आ जाता, तो टोटल हो गया ना 60। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए, यदि 9वीं कक्षा के 3 अनुभागों में क्रमशः 30, 45 और 50 विद्यार्थी हैं। देखो आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने कई क्लासों में कराया है, मुझे पता है रिपीट हो रहा है, लेकिन होने दो भाई। आपको 20 क्वेश्चन आने हैं, एकदम ज्यादा लेवल होने वाला है नहीं। जो भी होगा क्लास के अंदर हो चुका है वो सब, है ना। और भी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको एग्जाम तक सारे मिल जाएंगे, है ना। चलिए तो अगर आता है तो बना लीजिए इसे। तो देखो 3 अनुभाग हैं, 30 बच्चे हैं, 45 है और 50 है 3 क्लास में। और फिर उसने बताया है कि इन सभी का औसत अंक क्रमशः दिए हैं इनके क्लासों के। यहां मिले हैं 80, यहां मिले हैं 75 और यहां मिले हैं 90। तो चाहे आप 30, 45 और 50 का औसत बताओ या फिर इनके अनुपात का, तो अगर ये काटते हैं तो आपको काट लेना है। जैसे कि 30, 5 छक्के हो गया 30, 5 नाम हो गया 45, 5 से जाएगा अपना ये 10 बार। अब और कट रहे हैं नहीं, तो 30, 45 या 50 का औसत बताओ या इनके अनुपात का औसत बताओ, बात एक ही है। बस इसको औसत को मत काट देना, जो आंकड़े हैं उसको काटते हैं, यानी कि कितने बच्चे थे 30, 45 और 50, ये औसत है, इसको मत काट देना जल्दबाजी में, ठीक है ना। ये अपना औसत है, इसको नहीं काटते हैं, ठीक। औसत, ये जो बच्चों की संख्या दी है उसको आप काट सकते हैं। अब करना क्या है भाई? औसत बताना है। तो औसत बताने के लिए कल भी बताया था तरीका। आपसे औसत पूछ रहा है, मन से ही कोई औसत मान लो, इन्हीं में से कोई एक औसत मान लो। तो मैंने मान लिया कि भाई लो औसत कितना है? 80 ही है। आपको जो मानना है वो मान लेना। 80 से ये ना कम है ना ज्यादा, तो एक जगह कैलकुलेशन से आप बच गए। ये 80 से देखो कम है, कितना कम है? 5। औसत मतलब हर एक में 5 की कमी है, और ऐसे 9 आंकड़े हैं तो 5 नाम 45 की कमी। ये 80 से देखो ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 10। और ऐसे कितने आंकड़े हैं? 10, तो 10 धाम 100 ज्यादा, तो 100 ज्यादा 45 कम, तो ओवरऑल देखा जाए इन दोनों का रिजल्ट तो आप कहेंगे कि सिर्फ 55 ज्यादा है। यानी कि वही धन के 100 ऋण के 45 कैलकुलेशन करोगे, धन 55 आएगा कि नहीं? तो 100 ज्यादा 100 रुपए ज्यादा 45 कम, तो अभी भी देखा जाए 55 ज्यादा। ये 55 की वृद्धि होगी कितने लोगों पे होगी? 9, 6, 15, 10, 25। 25 से आपको कराना है भाग, 25 से जाएगा 25 एकम, 25 दूनी 50 हो गया, बच गया 5, रखा दशमलव, फिर 5, 50 हो गया, 25 दूनी 50, यानी 2.2 की वृद्धि हो जाएगी। 2.2 इसमें बढ़ा दो तो नया औसत हो जाएगा 82.2। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मंदार एक कैलकुलेटर खरीदता है और उसे केतन को 5% के लाभ पर बेच देता है। केतन तुषार को 25% हानि पर बेच देता है। यदि तुषार ने इसे 3780 रुपए में, यानी अंतिम भुगतान किसने किया है? तुषार ने। तो ये क्रमागत तरीके से प्रोसेस चल रही है, देख रहे हैं आप उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, क्रमागत तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। तो कैसे करोगे? कई तरीके होते हैं, उन्हीं में से एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि पहली बार वस्तु 20 की है, वस्तु नीचे क्रय मूल्य होता है, 1 के लाभ पर बेचा है, मतलब बेचा कितने में? 21। तो यहाँ लिख लो 20 से 21 में बिका। फिर 25% की हानि पर बिक गया, उसको 25% का मतलब क्या होता है?
25% का मतलब होता है 1/4, 4 की वस्तु 3 में, 4 की वस्तु 3 में। तो ये प्रारंभिक है, ये शुरुआत का है, ये अंत का है, ये प्रारंभ का मूल्य है शुरुआत का, और ये अंतिम है, अंतिम मूल्य। तो अगर ये इससे ये कटता है, काटा पीटी हो सकती है, काट लो, नहीं तो सीधा सीधा गुणा करा दो, 20 चौके हो गया अपना, देखो 80, 21 दिया हो गया, देखो 63। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का शुरुआत में मूल्य था 80, अब बचा है 63, अंतिम मूल्य है 63। तो तुषार ने उसे 3780 रुपए में खरीदा। तुषार कौन है? अंतिम व्यक्ति ही तो है, मतलब लास्ट में भुगतान हुआ है 3780 रुपए का, अपने हिसाब से लास्ट में भुगतान हुआ है 63 का, गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए है? तो मंदार द्वारा, तो सबसे पहले मंदार ने खरीदा था, यानी शुरुआती मूल्य पूछा, यानी आपको बताना है देखो 80। क्या बताना है आपको? 80। किससे कट रहा है देखो, तो ये अपना 6 6 36, 360, 3 6 18, 63 से ही कट रहा है, 63 एकम, 63 छक्के, शून्य का शून्य, 6 6 36, 360, 3 6 18, 360 और 18 378, ठीक है ना, शून्य का शून्य, 6 8 48, 2 जीरो का 2 जीरो, आंसर आ जाएगा अपना 4800, ठीक है ना। चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी टिक कर दूं, आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है। 3600 रुपए को दो भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% की दर पर 2 वर्षों में ब्याज और दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। 4% दर पर दिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो मतलब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो ये किसका क्वेश्चन है? आपको वहां लिख के देगा कि साधारण ब्याज का है। 3600 रुपए को दो भागों में बांटा है, पहले भाग पर 3% की दर से 2 वर्षों में। अब ब्याज होता क्या है? ब्याज होता क्या है? तो ब्याज होता है दर गुणा समय, ब्याज होता है दर गुणा समय। तो 3600 रुपए दोनों को नहीं दिए, मतलब 3600 एक को, दूसरे को भी 3600, 3600 के दो हिस्से किए हैं और इस तरीके से बांटा है कि अंत में जब दोनों से ब्याज मिलेगा तो वह मिलेगा समान। तो भाई यानी इसके हमने दो हिस्से कर लिए, मान लो ए और बी कर दिया, मूलधन है ए और बी। तो मूलधन पर उसने कहा कि हमें कितना मिला है, पहले भाग पर 3% के हिसाब से 2 वर्षों में, यानी कि 3 दूनी 6% ब्याज मिला, दर गुणा समय ब्याज होता है, बराबर दूसरे भाग पर कितना मिला है, 4% की दर से 3 वर्षों में, यानी 4 तिया 12%। तो बस यहां से हमें मूलधन का अनुपात मिल जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ए बी आ जाएगा नीचे। तो ये देखो ए बटे बी बोलो या ए अनुपात बी बोलो, बात एक ही है। सामने क्या बचा है 2, ये एक उस साइड जाएगा, गुणा में है तो आ जाएगा नीचे। मतलब कि पहला हिस्सा ए और बी ये क्या है, ये हमने मूलधन माने थे, इनका अनुपात आ गया है 2:1। तो कुल राशि कितनी हुई 3, उनके हिसाब से कुल राशि है 3600, अपने हिसाब से कुल राशि है 3, चाहिए क्या है 4% के हिसाब से। तो 4% के हिसाब से कौन सा भाग दिया था, दूसरा, यानी हमसे दूसरा भाग पूछ रहा है, दूसरा भाग है अपना 1, 3 से ये काट दो, 3 एकम 3 दूनी 6, 200, तो 1200 एकम 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, हो सकता है प्रिंट नहीं हो पाई हो या फिर मिस्टेक हो गई हो, 3% की दर पर, 3% की साधारण ब्याज की दर पर इस तरीके से आपको लिख के देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। और जब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होता है तो लिख के देता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर, तो हम वहां पहचान जाते हैं कि क्वेश्चन साधारण ब्याज का था कि चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है ना। तो आज के हमारे ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे और आज भी आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो चलिए फिर इसी तरीके से सीखते रहिए और हो सके तो क्लास को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, आपका अपना चैनल है तो आपकी अपनी क्लास है, आगे और भी एग्जाम होंगे उसके लिए भी मैं आपको ऐसे ही सपोर्ट करूंगा, तो बदले में आपको भी सपोर्ट ही करना है और जितना हो सके सहयोग करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।